सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। तो आज जो हम टॉपिक सेलेक्ट किए आप लोगों के लिए वो ये है कि अगर एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में कोई भी डिस्प्यूटेड इशू पूछा जाता है तो उसका जवाब हमें कैसे देना है। तो उसी तरह से एग्ज़ाम में अगर जब प्रश्न पूछा जाएगा, अभी हम चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए हम चर्चा करेंगे 2-2 मिनट का। हम आपको रफ आइडिया ये देंगे कि आखिर विवादित मुद्दे पर कैसे हमको रिस्पॉन्ड करना है। उसी तरह से कोई प्रश्न अगर पूछ दिया आपके मेंस पेपर में, जो डिस्प्यूटेड प्रश्न पूछ दिया, तो आप वहाँ चक्कर खा गए कि भाई इसमें को क्या जवाब देना चाहिए, तो आप गोल मोल जवाब देंगे। फिर महात्मा बुद्ध के शिष्य बन जाएंगे और मध्यम मार्गी अपनाएंगे तो एग्जामिनर महामध्यम मार्गी हो जाएगा, वो आपको नंबर चेप देगा बढ़िया से। मध्यम मार्ग से बचिए, एग्जामिनर को क्लियर कट होने दीजिए कि आप किस तरफ हैं, इस तरफ हैं कि उस तरफ हैं। 2001 में जब अमेरिका पे हमला हुआ तो जॉर्ज बुश ने बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा था दुनिया से, कहा था देखिए या तो अमेरिका के साथ हैं नहीं तो आतंकवाद के साथ हैं, कोई नाटक मत कीजिए बीच में मेरे साथ। तो तटस्थ होने का जो ढोंग है इस क्लास के बाद छोड़ दीजिएगा आप लोग। तो अब सवाल है कि विवादित प्रश्नों का हम जवाब कैसे देंगे। तो उससे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर विवादित प्रश्न पूछते ही क्यों हैं। तो उसने क्या किया, अब उसने कंट्रोवर्शियल प्रश्न पूछना शुरू किया। जहाँ कंट्रोवर्सी है वहाँ कान खड़े कीजिए, वही प्रश्न बनेगा। अब एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो प्रश्न बहुत ईजी है, जिसको आप बहुत आसानी से समझ के एकदम साफ साफ शब्दों में लिख दें, बगैर अपने आइडियोलॉजी को एक्सपोज किए हुए या बगैर आपको तलवार की शान पे चढ़ाए हुए बीपीएससी आपको सेलेक्ट कर लेगा, ऐसा उम्मीद मत रखिएगा। अब हम बारी बारी से एग्जाम्पल देते हैं। जहाँ अब यह हम चर्चा करना भूल गए कि आखिर विवादित प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो विवादित प्रश्न इसलिए पूछते हैं आप लोगों से क्योंकि आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे जाने वाले हैं, वहाँ पर आपका एक फैसला हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करेगा। ऐसे आपके पास इश्यू आएंगे जो विवादित नहीं होंगे, महाविवादित होंगे। तो जब यहाँ पे तटस्थ रह जाएंगे, अब वहाँ भी तटस्थ रहेंगे तो आप आग लगवा देंगे ना, सिस्टम को कोलैप्स करवा देंगे आप। तो आपको हमेशा पूरे कैरियर टिल योर रिटायरमेंट आपको उन्हीं प्रश्नों को डील करना पड़ेगा जो विवादित हैं। तो आपको हम चेक करेंगे ना, लेने से पहले, सिलेक्शन से पहले आपको तो चेक किया जाएगा ना कि विवादित प्रश्नों पे आपकी क्या राय है। तो विवादित प्रश्नों पे स्पष्ट राय रखिए। अगर आप गन्ना पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो बीच का मध्यम मार्गी अपनाइए, लेकिन बीपीएससी में रैंक होल्डर बनना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम, आपको कंटेंट होना चाहिए और आपका ये जो मध्यम मार्गी तरीका है वो छोड़ के आपको क्लियर कट आपको बताना पड़ेगा कि आप किस पक्ष में हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके लाए हैं जो पहले आपको हम ये बताएंगे कि ये प्रश्न बीपीएससी के हैं, ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है सांप्रदायिकता पे। तो आप इससे बचना चाहेंगे, जबकि ज़रूरत है, हम चाहेंगे। सांप्रदायिकता की समस्या है कि नहीं देश में, तो आप उस पर बचना चाहेंगे कि उसका फेस करना चाहेंगे। तो आप उसको बीच का मार्ग अपनाएंगे कि इस कानून का मार्ग अपनाएंगे, तो हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए ये सबसे नया प्रश्न है, 66 बीपीएससी का मेंस का प्रश्न है। जरा ध्यान से पढ़िए। पहले जिस व्यक्ति ने इनको सेट किया है, अगर कहीं मिल जाए तो उनको साष्टांग दंडवत कीजिएगा मेरे तरफ से। जरा भाषा पढ़िए इनका। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। मूल्यांकन कीजिए। पहले नंबर तो उनको प्रणाम कीजिए, साष्टांग दंडवत कीजिए जो जिस महारथी ने इसका ट्रांसलेशन किया हिंदी में। ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि सिविल सर्विसेज में लैंग्वेज डजेंट मैटर, लैंग्वेज मैटर करता है। ये उसका बर्निंग एग्जाम्पल है कि हिंदी मीडियम वाला लड़का क्या लिखेगा। ये जो प्रश्न है ये क्या है, विवादित है कि नहीं है, इसमें डिस्प्यूट है कि नहीं है। भाई आपने भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति का पद इतना बढ़िया पद बना रखा है, कौन है वो युवा सदस्य घर के जो अगर राष्ट्रपति के नहीं सुनेंगे तो उसकी प्रभावशाली भूमिका को नगण्य करार दिया जाएगा। कौन है वो? और सोचिए, घर कैबिनेट नहीं है मैडम, घर आपका लोकसभा है, घर आपका संसद है, और संसद शैतान युवा सदस्य कौन है? उसके एमपी हैं। यानी कि अगर कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन अगर पारित होता है लोग संसद से, तो राष्ट्रपति बाध्य है कि नहीं है? बाध्य। प्रश्न वही है, विवादित है। आखिर ये, अब इसको आप देखिए, ये विवादित प्रश्न है और आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि ये विवाद का जड़ क्या है।
तो जब भी कोई विवादित प्रश्न पूछेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, उसका जवाब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आप जवाब देंगे विवादित प्रश्नों के जवाब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो अब कोई भी ऐसा प्रश्न है जो विवादित है तो उसको आप कैसे जवाब देंगे। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, हम लोग जो भावनात्मक इशू के जो टॉपिक होते हैं ना उस पर हम लोग तथ्य देते हैं, और जहाँ तथ्य वाला मैटर होता है वहाँ पे हम लोग भावना का काम लेते हैं। जैसे राम मंदिर एक भावनात्मक इशू था, उसका फैसला हुआ तथ्यात्मक दृष्टि से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन माना गया, सालों तक उसका केस मुकदमा चला, स्पेशल बेंच बैठा, केशवानंद भारती बात के बाद ये पहला संविधान का पीठ बैठा, तब ये फैसला हुआ। भावनात्मक इशू था लेकिन फैसला एकदम प्योर फैक्ट बेसिस पे हुआ। सीएए एक फैक्चुअल इशू है लेकिन इसका हम विरोध कर रहे हैं भावनात्मक इशू पे, भावनात्मक मुद्दे पे। कंट्रोवर्सी यही है और आपको चुनौती भी यही है कि जब आपके सामने को प्रश्न आए इस तरह का तो पहले आप ये डिमार्केट करें कि ये प्रश्न इमोशनल है कि फैक्चुअल है। सबसे पहले ये डिसाइड करना है आपको कि इमोशनल प्रश्न है कि फैक्चुअल प्रश्न है, माने किस में आपको फंसने का डर है, और उसका जवाब हमेशा फैक्चुअल दें, ऑलवेज एवरी टाइम फैक्चुअल। यानी कि कोई भी ऐसा प्रश्न जो आपसे पूछता है जो कंट्रोवर्सी हो तो उसका सिंपल सा एकदम एक रूल है, एकदम थंबनेल रूल आपको बता देता हूं, और वो ये है कि फैक्ट, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट दें, फैक्ट दें। और आप जो निष्कर्ष हो ना वो इस फैक्ट बेसिस पे हो, पहले आप फैक्ट दे दें उसके बाद इसका निष्कर्ष हो। अब देखिए इस प्रश्न को हम 2-2 मिनट चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का कहना है कि घर के युवा सदस्य, शैतान युवा सदस्य अगर उसके कहने में नहीं है, उसकी ना सुने तो राष्ट्रपति की भूमिका प्रभावशाली नहीं रह जाती। इसका मतलब ये हुआ कि संसद के सुपरमेसी का प्रश्न है कि क्या आप ये मानते हैं कि संसद भारत में सुपरमेसी है, संसद की सुपरमेसी है? क्या ये आप मानते हैं कि भारत की संसद जो भी कहेगा वो कहने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है करने के लिए? तो आपको फैक्ट बताना पड़ेगा। तो मैं नहीं जानता आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच का विवाद का मेन इशू जो जड़ है वो कहाँ से शुरू हुआ ये कि एक कन्वोकेशन में राजेंद्र प्रसाद गए हुए थे, लॉ कॉलेज के कन्वोकेशन में दिल्ली में, और वहाँ पे लॉ स्टूडेंट से बात करते उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का सलाह मानने के लिए बाध्य है। शुरुआत यही से हुआ। तो अब सवाल है, देखिए कितना खूबसूरती से संविधान बनाया गया कि राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन का प्रावधान नहीं किया गया, उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुनने के लिए कहा गया। भारत का राष्ट्रपति जनता का राष्ट्रपति है तो जनता क्यों नहीं चुनती है राष्ट्रपति को? तो इमेजिन कीजिएगा भारत के राष्ट्रपति का डायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव करते आप, तो वो तो प्रधानमंत्री को हर दिन चुनौती देता कि भाई हम भी चुन कर आए, तुम भी चुन कर आए हो, तो हम तुमसे कब थोड़ी हैं। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष तरीके से रखा गया। ये फैक्ट है, ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें 42वें अमेंडमेंट्स में क्या क्या हुए वो बताना पड़ेगा। प्रधानमंत्री इसमें क्या क्या किया गया, कैसे राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य किया गया 42वें संशोधन में इंदिरा गांधी के टाइम में। उसके बाद जब सरकार आती है तो उसके बाद अगला संविधान संशोधन होता है, उसमें ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति बाध्य तो होगा, द प्रेसिडेंट शैल मतलब हैव टू, राष्ट्रपति क्या करेगा, कैबिनेट का सलाह मानने के लिए ही शैल, तो शैल मतलब बाध्य हो गया। बाद में बड़ा आसान करते हुए अगली सरकार ने इसको 44वें संशोधन में ये कह दिया कि भाई राष्ट्रपति एक बार रिटर्न कर सकते हैं, दोबारा आएगा तो करने के लिए बाध्य है। तो ये आपका फैक्ट है, ये आपका फैक्ट है। इनफैक्ट एग्जामिनर आपका जानना ये चाह रहा था कि ये आप जानते हैं कि नहीं, बाकी तो नाटक है उसका। तो आप इसके इमोशनल ड्रामा में फंस गए, शैतान युवा सदस्य वगैरह वगैरह, आप क्वेश्चन से हो जाएंगे डिविएट। जबकि फैक्ट क्या था, ये जो मैंने बताया कि राष्ट्रपति का जो एक्चुअल संवैधानिक स्थिति है, फैक्ट है, पहले वो आपको लिखना पड़ेगा और उस फैक्ट के बेसिस पे आपको आंसर का देना पड़ेगा जवाब। अगर फैक्ट भी लिख देते हैं ना तो एग्जामिनर समझ गया कि आप क्वेश्चन का जो मेन कंटेंट है वो समझ गए। यानी कि विवादित प्रश्नों का उत्तर देते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहा है, आपको फैक्ट, मध्य मार्ग नहीं अपनाना है। आपको दयावान नहीं बनना है कि राष्ट्रपति हाय है बेचारा, राष्ट्रपति मर गया बेचारा, दोबारा साइन करना पड़ेगा। अभी जब प्रेसिडेंट कलाम से बढ़िया राष्ट्रपति तो शायद ही कोई हुए राजेंद्र प्रसाद के बाद। तो प्रेसिडेंट कलाम को जब पता नहीं आपने विवाद आपको याद है कि नहीं, सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी उत्तर प्रदेश का कुछ, और यूपीए चेयरपर्सन थी, और क्या कुछ चेयरपर्सन थी, और जया बच्चन थी उत्तर प्रदेश फिल्म निगम विकास लिमिटेड का चेयरपर्सन थी। तो उनको लाभ के पद के मुद्दे पे चुनौती दिया गया। तो हालांकि सोनिया गांधी कुछ इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्ट होकर आ गई, लेकिन जया बच्चन को बुरा लग गया। तो इन लोगों ने क्या किया कि 400 पद ऐसे क्रिएट कर दिए जो कह दिया कि लाभ के पद में नहीं माना जाएगा, और कलाम साहब के पास भेज दिया। कलाम साहब उसको रिटर्न किए कि भाई इसको फिर से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कर दिए हैं आप लोग।
हूबहू वापस कर दिया, कलाम साहब उसको साइन किए। वही तो प्रश्न है, ये वही प्रश्न है कि घर के शैतान युवा सदस्य ने क्या कहा कि भाई ये 400 जो पद हैं आज के बाद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। तो राष्ट्रपति कुछ कर पाए? राष्ट्रपति को पता था कि ये 400 पद जो आप दे रहे हैं वो लाभ के पद में बहुत सारे पद आते हैं और आप जो दे रहे हैं वो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन राष्ट्रपति इन शैतान युवा सदस्यों के बाध्य हो गए। तो क्यों बाध्य हो गए? तो आप भी भावनात्मक अपील थोड़ी करेंगे, आप हम जो बताया आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, आपको राष्ट्र संवैधानिक प्रोविजंस बताने होंगे आपको जो संविधान में दिए गए हैं राष्ट्रपति के बारे में, फिर संसद के सुपरमेसी के जो संवैधानिक प्रोविजन आर्टिकल्स हैं वो देने पड़ेंगे आपको, और तब आपका आंसर आएगा कि जी ये बिल्कुल सही है, भारत का राष्ट्रपति शैतान युवा सदस्यों के रहमो करम पे हैं, ये दुर्भाग्य से सही है। और सबसे आखिरी में क्या करना पड़ेगा आपको? तुलना करना पड़ेगा, फैक्ट के बाद कंपैरिजन, किससे? अन्य देशों से, जहां पे आप तुलना अन्य देश तुलना मतलब कि पाकिस्तान से नहीं कर देना है, सीरिया और जैसे, मतलब जो भारत जैसे डेमोक्रेटिक मूल्य के हों, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक हों, जहां भारत जैसी संसदीय व्यवस्था हो, वहां के राष्ट्रपति के पास क्या वहां के राष्ट्रपति भी शैतान युवा सदस्यों के सामने बाध्य हैं मानने की बात? उनको तुलना करना होगा। अब एग्जामिनर समझ गया कि भाई आपके पास कंटेंट है, वहां पे कुछ इधर उधर भी हो गए तो वो आपको माफ कर देगा और उसके बाद वो आगे पढ़ेगा भी नहीं आपका। इनफैक्ट तो जैसे भावनात्मक अपील में फंसे तो एग्जामिनर क्या करेगा? आपको महामध्यम मार्गी होगा, उसका अनलॉक कीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे मुद्दे पे तय करते हैं हम लोग। देखिए इसमें से सारे मुद्दे आपको लग रहे हैं कि नहीं, राज्यपाल पर चर्चा करेंगे हम लोग, सारे मुद्दे विवादित हैं कि नहीं? क्या ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि नहीं? इसमें कोई ऐसा प्रश्न जो बिहार के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा? सीएए का विरोध करते हैं आप लोग या को समर्थन करते हैं आप लोग, जो भी हो उनके अपने अपने रीजन्स हैं। ये प्रश्न हमने पूछ दिया मेरे तरफ से, आई मे बी रॉन्ग, बाकी सब पढ़ रहे हैं आप लोग, प्रबुद्ध लोग हैं। मेरे तरफ से सीएए को लोगों ने बना दिया भावनात्मक इशू, ये है फैक्चुअल इशू। अब सीएए का विरोध करने का कारण क्या है? आप बोलते हैं कि भाई जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 ये क्या कहता है? विधि के समझ समता है ना, और 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर आप किसी तरह का विभेद नहीं करेंगे। तो भाई आप तो विभेद कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से जो माइनॉरिटी हैं उनको तो देंगे, जिसको हम बोलते हैं कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित जो व्यक्ति हैं उनको हम नागरिकता देंगे और बाकियों को नहीं देंगे। तर्क ये भाई, तो ये तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। लेकिन आप कभी सोचे कि क्या भारत के संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आर्टिकल जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत सभी के नागरिक समान होंगे? ये भारत का संविधान है कि साउथ एशिया का संविधान है? हम जिस संविधान से गाइडेड होते हैं वो भारत का संविधान है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं, अगर ज्वाइंट है तब तो तर्क सही है भाई कि आर्टिकल 14-15। फिर मजे की बात देख लीजिए, अभी 15-16, 14-15 तो करते हैं, भाई 17 अब 16 काहे नहीं करते हैं? अवसर में नियोजन की समानता, अब ये भी कर देंगे भाई हम सरकारी नौकरी लेंगे, अरे काहे नहीं पाकिस्तानियों को देंगे मौका सरकारी नौकरी में, भरेंगे बीपीएससी हम भी भाई, बांग्लादेशी आएंगे, रोहिंग्या लोग भरेंगे बीपीएससी, अब बन जाएंगे एसडीएम डीएसपी। तो आपका जो 14-15 आर्टिकल है, अब ये इशू है विवादित और आप डर गए कि भाई प्रॉब्लम यही है दोस्त कि मतलब कि सेकुलरिज्म का आगा आएगा। अब वो टॉपिक भी चुना मैंने आप लोगों के लिए आज, जो प्रश्न आया उसको फेस कीजिए। अब सीए का जो विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं, आप लिखने से पहले डिसाइड कर लीजिए। हम ही नहीं कहते हैं कि आप इसका विरोध कीजिए या समर्थन कीजिए, आप डिसाइड कीजिए। लेकिन जो डिसाइड करते हैं उसका फैक्ट रखिए अपने पास। ऐसा मत कीजिए कि एक पन्ने में विरोध किए और एक पन्ने में समर्थन किया, फिर ज़्यादा सुपर इंटेलेक्चुअल बनते हुए मध्यम मार्गी बन गए। तो इसमें एग्जामिनर क्या बनेगा? महामध्यम मार्गी। तो सीए के बारे में क्या क्या 14-15 आर्टिकल का हवाला दिया आपने, लेकिन 14-15 आर्टिकल देवता लोग जरा बताइए, ये भारत के सब नागरिकों पे लागू है कि पाकिस्तान के नागरिकों पे लागू है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम फैक्ट देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? तुलना करेंगे, कंपेयर। आप कंपेयर कीजिए कि क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ जहाँ के बहुसंख्यकों को सीए से डिबार किया गया है, क्या वहाँ पे इस तरह का कोई कानून है? तो आप पाएंगे कि है, उन लोगों ने बना रखा है। तो भाई आपने तो बना रखा है, क्या अन्य देशों में ऐसा कानून है?
पहले हमको जिन देशों से तुलना है हम उन देशों से करेंगे जिनसे हमको समस्या है। क्या विश्व के अन्य डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह के कानून पाए जाते हैं? उनसे हम तुलना करेंगे। अगर पाए जाते हैं तो हम समर्थन करेंगे, नहीं पाए जाते हैं तो हम विरोध करेंगे। जो भी आप दोनों में से पक्ष चुन रहे हैं, तो आपको वो पक्ष चुनने पड़ेंगे जो आप शुरू में डिसाइड किए हैं। लेकिन क्वेश्चन लिखने से पहले पेनली बिफोर यू स्टार्ट टू राइट इवन ए सिंगल वर्ड, मेक श्योर कि आप पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। तो ठीक है, क्या करेंगे? फैक्ट देंगे और तुलना करेंगे। और राज्यपाल पे हम अलग से चर्चा करेंगे। और राम मंदिर निर्माण डिस्प्यूटेड इशू है कि नहीं? अब राम मंदिर निर्माण पे मतलब कि ये मेरे तरफ से पर्सनल इंडिविजुअल मेरा ओपिनियन है कि ये एक इमोशनल इशू था। और मुझे बहुत खुशी है कि इसका फैसला जो है इमोशनल लेवल पे नहीं हुआ, बल्कि इसका फैक्चुअल लेवल पे हुआ। सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई, संविधान पीठ बनाए गए, वर्षों तक इसके मुकदमे लड़े गए और इस पर बहुत ज़्यादा समय और पैसा खर्च किया गया, बहुत सारा जांच बिठाई गई, बहुत सारी किताबों का रेफरेंस दिया गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का टेक्निकल सलाह लिया गया। उसके बाद ये फैसला मिला कि ठीक है भाई राम मंदिर बनना चाहिए। अब जब राम मंदिर बन गया तो आलोचना करने लगे कि भाई यहाँ तो न्यायपालिका बिक गई। अरे गजब हाल है, अगर वहाँ कुछ और बनता तो न्यायपालिका नहीं बिक गई होती। पहले आपने कहा कि भाई न्यायपालिका से होने दो, न्यायपालिका ने कर दिया तो न्यायपालिका को कोसने लगे लोग। तो आप ये वहाँ पे लोग ठीक है, होता क्या ना कि पर्सनल लाइफ में आप सब लोग एकदम क्लियर कट हैं, पक्ष में या विपक्ष में। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को ना इंटेलेक्चुअल का कीड़ा काटने लगता है, बुद्धिजीवी होने का, वहाँ पे बीच में चले जाते हैं। जबकि पर्सनल लाइफ में हमको उम्मीद है कि इस सब मुद्दे पे आप क्लियर कट राय रखते होंगे, सारे मुद्दों पे आप क्लियर कट होंगे। अभी आगे आएंगे तो राम मंदिर जैसे एक इशू आ गया हमारे पास, एक ऐसा इशू है जिसे पॉलिटिक्स बहुत सारा डिसाइड हुआ आज भी, जिसके नाम पे जो कि बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब ये प्रश्न हमसे इंटरव्यू में पूछे या मेंस में पूछे, अगर ये पूछ दिए तो भाई कई जो अब मैं पूछूंगा आप लोगों से कि राम मंदिर की जगह पे क्या बनना चाहिए था, क्या राम मंदिर बनना सही था? मान लीजिए कि राम मंदिर का फैसला अभी नहीं हुआ है, अभी हम चेक करते हैं, आप लोगों का पैरामीटर देखते हैं। तो राम मंदिर की जगह पे क्या बनना चाहिए था? मंदिर की, मस्जिद की, स्कूल की, हॉस्पिटल या बाउंड्री छोड़ देना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? हाँ ठीक है, मंदिर, लाइब्रेरी, और बताइए। ठीक है, इसमें हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, स्कूल के अलावा मंदिर मस्जिद वालों को बताइए। हाँ तो क्या कोई मंदिर मस्जिद वाला कोई है भी कि नहीं? क्या ठीक है, तो आप देखिए यही प्रश्न अगर पूछा, मैंने यही प्रश्न पूछा तो हम डर गए। सबसे पहले हम डरेंगे, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि आप इसमें डर जाते हैं। तो एग्जाम में डरना नहीं है दोस्त, एग्जाम में फैक्ट का सहारा लीजिए और आप ऐसा लिखिए जैसे हम थोड़ी लिख रहे हैं, तो फैक्ट बता रहा है, ये तो फैक्ट बता रहा है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, बड़े प्यारे मासूम लोग, बड़े मासूमियत भरे शब्द आपके मुंह से टपक रहे थे अभी मंदिर मस्जिद के जगह पे हॉस्पिटल बनाने के लिए। अभी अल-अक्सा मस्जिद का विवाद सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने कहा कि अल-अक्सा मस्जिद की जगह बनना चाहिए था मंदिर और हॉस्पिटल और लाइब्रेरी और स्कूल? कोई नहीं। देखे कितने मतलब ड्यूअल नेचर के हैं आप लोग, मैं वही चकित रहता हूँ। मैं कितने मतलब कि मैंने कि दुरंगी नीति के नहीं। अल-अक्सा मस्जिद पे किसी ने इंटरनेशनल मीडिया से लेके हमारे देश के कोई भी लोगों ने नहीं कहा कि अल-अक्सा मस्जिद पे जो विवाद है जिसके लिए रॉकेट चले, हजारों लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, यार ऐसा करो ना, बंद करो नाटक तुम लोग। यहाँ पे खोल देते हैं एक लाइब्रेरी, यहाँ चला देते हैं हॉस्पिटल, चाहे स्कूल खोल देते हैं। नहीं भाई, वहाँ तो क्लियर कट एजेंडा है, यहाँ पे आपको बड़ा दम दिक्कत होने लगता है सबको। तो इस डर को ना अपने मन से निकालिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट को लिखिए। क्या मंदिर का निर्माण वोटिंग से हुआ है? आपने वोटिंग किया था। मंदिर का निर्माण संवैधानिक पीठ से हुआ है। संवैधानिक पीठ जो 1972 के बाद भारत में पहली बार बनाया गया। अगर भारत के संविधान सर्वोच्च है और भारत के संविधान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, तो उस सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो विवादित कहाँ है यार? अब फिर बीच में क्यों है आप? बीच में है मतलब फैक्ट नहीं जान रहे हैं आप। अगर फैक्ट जान रहे होते तो बीच में नहीं होते। अब अगला प्रश्न है बिहार में शराबबंदी। अब एग्जाम पूछेगा तो सरकार का स्टैंड है, अब तो गोल गोल अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बाहर निकलते हैं 10 गाली देंगे, पुलिस के बगैर शराब नहीं बिकती है। तो लेकिन जब एग्जाम में पूछूंगा तो बड़े प्यारे प्यारे एकदम मुंह से शब्द निकलने लगेंगे आपके और डांटे देने लगेंगे आप। अरे बहुत ही बढ़िया यार। तो मतलब ये कि ये भी डिस्प्यूटेड है। क्या अब शराबबंदी क्या बिहार में होना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर शराबबंदी बिहार में खराब है तो झारखंड यूपी में अच्छा कैसे हो सकता है? महात्मा गांधी ने कहा था मुझे एक दिन के लिए अगर आप बना देते हैं तानाशाह तो सबसे पहले मैं शराबबंदी करवाऊंगा। तो महात्मा गांधी ने थोड़ी कहा था गुजरात के बाद बिहार में करवाऊंगा। तो
अब विरोध में तर्क देना है तो बोलिए कि भाई बिहार में अगर शराबबंदी बुरा है, बिहार में शराब पीना बुरी बात है, तो यूपी और झारखंड में तो अच्छी बात नहीं होगी। तो क्या आप ये मानते हैं कि पॉलिटिकल मूव है? क्या ये मानते हैं कि क्या, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि भाई महिलाओं से कैंप करेंगे और ये शराबबंदी लागू हो गया, तो क्या है, चूंकि बिहार में जो महिला वोटर की संख्या है ज़्यादा है, तो अब जो कि पहले आपने बिहार में देखा होगा प्रश्न बीपीएससी पूछेगा, अगर मैं होता तो क्वेश्चन सेट करता कि बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका, ना, जाति से ऊपर उठ गया है। अब ये लिंग आधारित राजनीति बिहार में नहीं शुरू हुई है। अगर लिंग आधारित राजनीति शुरू नहीं होती बिहार में, तो महिला वोटर की संख्या पुरुषों से ज़्यादा कैसे होती? हालांकि हम इसका घरमोर समर्थन करते हैं। बस शराबबंदी का एक फ़ायदा यह है कि बारातें आजकल टाइम से निकलती हैं और टाइम पे पहुंचती हैं। अब बीइंग ए पुलिसमैन आई स्ट्रांगली सपोर्ट, मतलब कि प्रोहिबिशन। हमारा तो ठीक है, हमारा मैन पावर एनर्जी बहुत लगता है इसमें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में मुझे बहुत सहूलियत मिलती है। अब उतने दंगे फसाद नहीं होते हैं। अंधोहार आदमी रोड पर नागिन डांस करता फिरता था, तो थोड़ा सा कम हुआ है। तो आप ये, जैसे ये इशू है, तो आपको अगर मैंने विपक्ष में बोलना है तो 3000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है। आप कह सकते हैं आपके पास डाटा होना चाहिए, तो क्या डाटा है आपके पास? मैं संवाद IAS में पढ़ता था, तो मेरे सर जो कुमार IAS सर बड़ा बढ़िया बात बोलते थे कि एक विद्यार्थी को कुशल गृहिणी जैसा होना चाहिए, उसके घर में रॉ मटेरियल होना चाहिए। मैं गया, बोला कि भाई मुझे पराठा चाहिए, तो पराठा बना दीजिए, रोटी बना दीजिए। तो आपके पास रॉ मटेरियल क्या है? आपका डाटा, आपका फैक्ट। अगर आपको फैक्ट्स आपके पास है तो दुनिया में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके लिए विवादित है और जिसको आप सही से जवाब नहीं दें। तो हमको बिहार में शराबबंदी का अगर विरोध करना है तो हमको रेवेन्यू लॉस पे जाना पड़ेगा। फिर रेवेन्यू लॉस में अल्टरनेटिव सोर्स के लिए जो, क्या कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया बिहार सरकार द्वारा? तो नहीं लगाया गया। तो क्या शराबबंदी से जो 3000 करोड़ रुपये का लॉस हो रहा है उसका कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था सरकार ने किया? तो नहीं किया। क्या कोई रोजगार का भी इशू इसमें उठता है? आपको उसके फैक्ट्स देने पड़ेंगे। इनके पक्ष में है तो उसके फायदे बताने पड़ेंगे। SCR स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा आपके पास होने चाहिए कि शराबबंदी से क्या, कितने घरेलू हिंसा में कमी आई, कितने रोड एक्सीडेंट्स में कमी आई, कितने वायलेंस में कमी आई, कितने सांप्रदायिक हिंसा में कमी आई वगैरह, कितने हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ, कितना डेयरी प्रोडक्ट्स के बदले में अधिक बिका। ये फैक्ट्स होने चाहिए आपके पास। अगर फैक्ट्स नहीं है तो आप फिर क्या करेंगे? उसमें आप लिखेंगे पंचतंत्र की कहानियाँ, एक लोमड़ी वाला, एक इसका वाला, एक जो भी कौआ बगुला वाला, और बीच में ज्ञान दे देंगे आप। तो ज्ञान लेने के लिए तो बैठा है नहीं आपका एग्जामिनर, तो ज्ञानी मानव खुद ही है, होमोसेपियंस, तो आपका नंबर वो देगा काट। इसलिए डोंट ट्राई टू बी होमोसेपियंस, एकदम ज्ञानी मानव नहीं बनना है, फैक्ट रखना है। इसलिए उन लोगों के मुंह पे भी करारा तमाचा है जो ये बोलते हैं कि भाई मैं रट नहीं सकता। इसमें कितने लोग हैं जो रट नहीं सकते हैं? इनफैक्ट जो बोलते हैं ना कि मैं रट नहीं सकता, बड़े प्यारे लोग हैं, वो कहना चाहते हैं कि बहुत समझदार हैं, वो सिर्फ समझ सकते हैं। ये बीमारी मेरे साथ मत गाइएगा आप लोग, रटिए, आपको फैक्ट रटने पड़ेंगे, और नहीं तो वो सेलेक्ट होंगे जो फैक्ट रटे हुए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत समझदार हैं आप और अब चीज़ों को समझ लेते हैं, तो ये सब ड्रामा कहीं और। फैक्ट रटिए, कोई विकल्प नहीं है आपके पास, नहीं तो मार्केट्स हो जाएंगे बाहर। और अगली बार आपको बताएंगे 68 BPSC का रणनीति प्री वाला।